हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पंकज फिजिक्स गुलाटी। स्टूडेंट्स, आपको इस चैनल पर ना केवल ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन फिजिक्स के टॉपिक्स की सबसे आसान एक्सप्लेनेशन देखने को मिलती है, बल्कि आपको साथ के साथ ये भी बताया जाता है कि आपको एग्जाम में क्या और कैसे लिख के आना है, ताकि आप सिर्फ एक वीडियो देख के ही अपने नोट्स बना सकें और एग्जाम्स में बहुत अच्छे मार्क्स ला सकें। तो स्टूडेंट्स, आज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पाइए नोटिफिकेशन मेरी नई वीडियो का सबसे पहले। इसी कैटेगरी में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे बीएससी फिफ्थ सेम क्वांटम एंड लेजर फिजिक्स यूनिट 1 के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसका नाम है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। आपको किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने की जरूरत क्यों पड़ती है और कैसे आप एक वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं, ये सब कुछ आज के इस लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा। बट स्टूडेंट्स, मेरी आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, करबद्ध निवेदन है मेरा आपसे कि अगर आप ये टॉपिक समझना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वेव फंक्शन इन क्वांटम मैकेनिक्स का क्या मतलब होता है, जो मैं आपको इस लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अगर आपने ये लेक्चर देखा है तभी आपको ये टॉपिक समझ आएगा। और दूसरा लेक्चर जो आपको इससे पहले देखना पड़ेगा वो है फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। वेव फंक्शन का क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है, ये हमारा लास्ट लेक्चर था जो अपलोड हो चुका है, वो भी आपको देखा होना जरूरी है, तभी आप समझ पाएंगे कि नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन क्या होता है, इसे हमें किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज क्यों करना पड़ता है और आप कैसे किसी वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिए जाएंगे। अगर आपने ये लेक्चर देखे हुए हैं तभी आप आज का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, लास्ट 2 लेक्चर्स में मैंने आपको बताया था कि पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो एक फंडामेंटल इक्वेशन के ऊपर बेस्ड है और वो इक्वेशन होती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जिसकी फॉर्म जो है वो कुछ इस प्रकार से होती है -h²/2m d2ψ/dx² प्लस vx psi इज इक्वल टू e psi। दिस इज श्रोडिंगर वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन, इसलिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक वेरिएबल रखा है, x y और z यहाँ पर नहीं रखा। और मैंने आपको ये भी बताया था पिछले लेक्चर्स में, जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको किसकी वैल्यू मिलती है, आपको मिलती है psi x की वैल्यू। psi x इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके आपको psi x की वैल्यू मिलती है। देखिए स्टूडेंट्स, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन जो है वो एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और बाकी की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की तरह ही श्रोडिंगर इक्वेशन की कुछ खास प्रॉपर्टीज होती हैं। उनमें से एक प्रॉपर्टी ये होती है कि अगर आप इसके सोल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, मान लीजिए मैं वो कांस्टेंट ले लेता हूं c1 psi x, तो आपको एक नया फंक्शन मिलेगा ये वाला। देन दिस न्यू फंक्शन c1 मल्टीप्लाई psi x will also be a solution of equation number 1। ये भी इसका एक सॉल्यूशन होगा। ये बात आपको ऐसे नहीं समझ आएगी, आपको एक रियल एग्जांपल लेके समझना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, मैथमेटिक्स के अंदर सबसे सिंपलेस्ट सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की जो फॉर्म होती है वो कुछ इस प्रकार से होती है d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0। और जब आप इस प्रकार की सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको जो जनरल सॉल्यूशन मिलता है इस प्रकार की इक्वेशन का वो होता है y इक्वल टू साइन एक्स। y इक्वल टू साइन एक्स जो है वो इस इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके आपको y की वैल्यू मिलती है। अगर मैं इस सॉल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करता हूं तो वो जो हमें नया फंक्शन मिलेगा वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। आइए देखते हैं कैसे। हमें इसका सोल्यूशन मिला था y इक्वल टू साइन एक्स, तो मैं अगर साइन एक्स को एक कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देता हूँ से बाय 2, तो हमें एक नया फंक्शन मिलेगा y दैट विल बी इक्वल टू 2 sin x। तो हमें चेक करना है कि 2 sin x इसका सोल्यूशन है कि नहीं। वो कैसे चेक करेंगे, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कीजिए x के रिस्पेक्ट में dy/dx, तो आपको क्या मिल जाएगा 2 cos x मिल जाएगा। एक और बार डेरिवेटिव कीजिए तो आपको मिलेगा d2y/dx² इज इक्वल टू -2 sin x। और 2 sin x की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, y पुट कर सकते हैं। तो आपको लिखना है d2y/dx² इज इक्वल टू -y, जिसको मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ d2y/dx² प्लस y इज इक्वल टू 0, जो कि बिल्कुल सेम है जैसे कि हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। तो मीन्स इसको सॉल्व करके हमें वही इक्वेशन मिल रही है। मीन्स ये जो है y इक्वल टू 2 sin x, जो कि इसको कैसे मिला था हमें, इसको
किसी कांस्टेंट 2 से मल्टीप्लाई करके मिला था, वो भी इस इक्वेशन का सोल्यूशन होगा। तो आप कह सकते हैं इसी प्रकार से y इक्वल टू 3 sin x, y इक्वल टू 4 sin x, और इसी तरह से y इक्वल टू n sin x, जहां पर n कोई कांस्टेंट है। ये सभी के सभी जो हैं इस इक्वेशन नंबर 2 के सॉल्यूशंस होंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि इस सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन के इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस हैं, इन द सेंस दैट कि अगर आप इसके एक सॉल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो आपको जो नया फंक्शन मिलता है वो भी इस इक्वेशन का सॉल्यूशन ही निकल के आता है। उसी प्रकार से श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन है psi x, इसके भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हो सकते हैं। अगर आप इस सॉल्यूशन को किसी कांस्टेंट c1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आपको नया वेव फंक्शन मिलता है c1 psi x, तो वो भी इसका एक सॉल्यूशन होता है। इसी प्रकार से c2 psi x, इसी तरह से c3 psi x, इसी तरह से c4 psi x, इसी तरह से c5 psi x, ऐसे ऐसे बहुत सारे सोल्यूशन जो हैं वो आप इस इक्वेशन नंबर 1 के निकाल सकते हैं। इनफैक्ट इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन जो है इक्वेशन नंबर 1 के पॉसिबल हैं। बट इन सभी सोल्यूशंस में से क्या ये वाला सोल्यूशन, क्या ये वाला सोल्यूशन, क्या ये सोल्यूशन, क्या ये सोल्यूशन, क्या ये सोल्यूशन, इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन में से ऐसा कौन सा सोल्यूशन होगा, ऐसा कौन सा वेव फंक्शन होगा जो क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ एक्चुअल पार्टिकल को रिप्रेजेंट करेगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। इनमें से ऐसा कौन सा फंक्शन हमें लेना पड़ेगा जो कि हमारे एक्चुअल क्वांटम मैकेनिकल पार्टिकल को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर पाए, उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम चेक करेंगे नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, जो कि एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन पॉसिबल हैं। वहां से हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ वेव फंक्शंस मिलेंगे, सॉल्यूशंस मिलेंगे। बट यहाँ कुछ पॉइंट नोट करने वाले हैं। वो पॉइंट्स क्या क्या हैं? पॉइंट्स टू बी नोटेड। नंबर 1, नॉट ऑल दीज सॉल्यूशंस ऑफ इक्वेशन 1 कैन बी यूज्ड फॉर अ रियल पार्टिकल। देखिए स्टूडेंट्स, ये सभी के सभी वेव फंक्शन या जो सॉल्यूशंस हैं इक्वेशन नंबर 1 से जो हमें मिले हैं, ये सारे के सारे सॉल्यूशन जो हैं वो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ गिवन पार्टिकल को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे। कोई एक इनमें से हमें लेना पड़ेगा, और वो कौन सा लेना है वही हमें देखना है। अब सेकंड पॉइंट, दीज आर ऑल मैथमेटिकल फंक्शन एंड सॉल्यूशन। ये सभी सॉल्यूशंस हैं, फंक्शंस हैं जो हमें इक्वेशन नंबर 1 को सॉल्व करके मिलेंगे। थर्ड, ओनली वन ऑफ देम कैन बी यूज फॉर अ रियल पार्टिकल। देखिए स्टूडेंट्स, इन सब में से एक ही ऐसा वेव फंक्शन होगा, एक ही ऐसा सॉल्यूशन होगा इक्वेशन 1 का जो हमारे गिवन पार्टिकल को पूरी तरह से क्वांटम मैकेनिकली डिस्क्राइब करेगा, और वो हमें देखना है कौन सा है। फोर्थ, now what is it that determines which one of these solutions can actually provide quantum mechanical description of given particle। तो स्टूडेंट्स, ऐसा कौन सा वेव फंक्शन है और उस वेव फंक्शन को कौन सी कंडीशन सेटिस्फाई करनी होगी ताकि वो हमारे गिवन पार्टिकल को कंप्लीटली क्वांटम मैकेनिक्स की टर्म्स में डिस्क्राइब कर सके, उस हमारे गिवन पार्टिकल का कंप्लीट बिहेवियर जो है वो डिस्क्राइब कर सके। वो कंडीशन अब देखी जाएगी नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, जिस प्रकार से पूरी की पूरी क्वांटम मैकेनिक्स की जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसी प्रकार से क्लासिकल मैकेनिक्स की जो फंडामेंटल इक्वेशन है वो है न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, जिसको हम F इक्वल टू ma से रिप्रेजेंट करते हैं। तो F इक्वल टू ma को हम कैसे लिख सकते हैं? F इज इक्वल टू m, a क्या होता है? डबल टाइम डेरिवेटिव ऑफ x, तो उसको हम a को ऐसे लिखते हैं डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो ये एक हमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल रही है। जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको xt की वैल्यू मिलती है, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल मिल जाती है। तो इस xt की वैल्यू से आप किसी भी क्लासिकल पार्टिकल के फ्यूचर बिहेवियर को कंप्लीटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपको xt पता है तो आप उस पार्टिकल की वेलोसिटी फाइंड कर सकते हैं x का फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव लेके। अगर आपको वेलोसिटी पता है, मास ऑफ द पार्टिकल गिवन है, तो p इक्वल टू mv करके आप उसका मोमेंटम निकाल सकते हैं। अगर मास पता है, वेलोसिटी पता है, तो हाफ mv स्क्वायर करके आप उसकी काइनेटिक एनर्जी निकाल सकते हैं। मीन्स आप छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन जो है उस पार्टिकल के बारे में गेन कर सकते हैं बाय नोइंग दिस वैल्यू ऑफ xt। तो स्टूडेंट्स, पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होगा फ्यूचर में, पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट था पास्ट में,
उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पार्टिकल की हम डिटरमाइन कर सकते हैं इन क्लासिकल मैकेनिक्स। बट क्वांटम मैकेनिक्स में ऐसा नहीं हो सकता। क्वांटम मैकेनिक्स में आप पूरी सर्टेनिटी के साथ नहीं बता सकते कि पार्टिकल कहाँ पर प्रेजेंट होगा। दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल मैकेनिक्स एंड क्वांटम मैकेनिक्स। देखिए स्टूडेंट्स, साई जो कि सॉल्यूशन होता है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का, वो एक कॉम्प्लेक्स फंक्शन होता है जिसका अपना कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं होता। बट अगर आप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट करें, जिसको हम साई स्टार से डिनोट करते हैं, फिर साई को साई स्टार से मल्टीप्लाई करें, तो आपको एक रियल क्वांटिटी मिलती है जिसका एक फिजिकल सिग्निफिकेंस होता है। आइए देखते हैं कैसे। मान लीजिए हम साई को मान लेते हैं a प्लस आइटा बी, तो साई स्टार क्या हो जाएगा, a माइनस आइटा बी हो जाएगा। अगर आप साई का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेना चाहते हैं तो आपको बस आइटा का साइन चेंज करना होता है। तो साई इंटू साई स्टार, जिसको हम मॉड ऑफ साई स्क्वायर से भी डिनोट करते हैं, तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जो कि एक रियल क्वांटिटी है। और इसको हम बोलते हैं साई स्क्वायर को, मॉड ऑफ साई स्क्वायर को, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। देखिए स्टूडेंट्स, इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का जो स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन दिया था हमें, वो दिया था 1926 में मैक्स बॉर्न सर ने। उन्होंने हमें क्या कहा था कि किसी पॉइंट पर, किसी गिवन टाइम पर पार्टिकल को जो फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी होगी, दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉड ऑफ साई स्क्वायर। जिस पॉइंट पर एक गिवन टाइम पर इसकी वैल्यू ज़्यादा होगी मॉड ऑफ साई स्क्वायर की, वहाँ पर पार्टिकल को पाए जाने की संभावना भी ज़्यादा होगी, और इसका उल्टा भी ट्रू है। अगर किसी पॉइंट पर मॉड ऑफ साई स्क्वायर की वैल्यू 0 है तो वहाँ पर पार्टिकल प्रेजेंट ही नहीं होगा। ये हम डिस्कस कर चुके हैं इन द फिजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन के अंदर। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ग्राफ प्लॉट करें मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर और एक्स के बीच में, तो मान लीजिए ग्राफ हमें कुछ ऐसा मिलता है। ग्राफ जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस की तरफ नहीं जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी 0, बट इट कैन नॉट बी नेगेटिव, क्योंकि ये प्रोबेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है पार्टिकल को फाइंड करने की एक पॉइंट पर, एक गिवन टाइम पर। तो प्रोबेबिलिटी कभी नेगेटिव नहीं होती, इट इज ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, तो ये नेगेटिव में नहीं होगा। कुछ इस प्रकार का मान लीजिए आपको ग्राफ मिलता है, तो आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि इस पॉइंट पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, इस पॉइंट पर 0 है पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी, इस पॉइंट पर पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी यहाँ से ज़्यादा है बट यहाँ से कम है। तो इनको हम नाम दे देते हैं EFGH। तो यहाँ पर हम इस पूरे ग्राफ में 2 पॉइंट्स कंसिडर कर लेते हैं, A और B। तो अगर आपको पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है A और B रीजन के अंदर, यहाँ पर B यहाँ पर लेंगे हम, तो आप क्या करेंगे, इस पूरे रीजन को एक स्मॉल स्ट्रिप्स में डिवाइड करेंगे। तो एक स्मॉल स्ट्रिप हमने ले ली, बहुत सारी स्मॉल स्ट्रिप्स लेंगे। तो पहले हम पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे इस स्मॉल स्ट्रिप dx के अंदर। तो वो कितनी होगी, मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर इंटू dx कितनी होगी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन अ स्मॉल रीजन dx। तो अगर आप a और b के बीच में निकालना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, सिंपली यहाँ से a और b के बीच में इसका इंटीग्रेशन कर देना होगा। तो आपको क्या मिलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बिटवीन a एंड b एट अ गिवन टाइम t। तो स्टूडेंट्स, ये हमने प्रोबेबिलिटी निकाली है टू फाइंड अ पार्टिकल बिटवीन a एंड b इन दिस रीजन। तो स्टूडेंट्स, पिछले सेक्शन में हमने देखा कि ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रही है, दिस टर्म इज रिप्रेजेंटिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल इन द रीजन बिटवीन a एंड b एट अ गिवन टाइम। तो स्टूडेंट्स, ये प्रोबेबिलिटी कब 1 होगी, अगर हम यहाँ पर इंटीग्रेशन -∞ टू +∞ के बीच में करें, जो कि होल यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करेगा। तो पूरे यूनिवर्स में पार्टिकल कहीं ना कहीं तो प्रेजेंट होगा, उसके पाए जाने की संभावना 100% होगी। पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है, तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 1 हो जाएगी। तो अगर हम लिमिट जो है -∞ टू +∞ ले लें, तो उस केस में पार्टिकल को फाइंड करने की प्रोबेबिलिटी इन द होल यूनिवर्स दैट विल बी इक्वल टू 1, और इसी को हम बोलते हैं मैक्स बॉर्न इंटरप्रिटेशन। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर C1 साई एक्स, C2 साई एक्स, C3 साई एक्स, C4 साई एक्स, C5 साई एक्स, ऐसे बहुत सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस थे इक्वेशन नंबर 1 के। इन सभी सॉल्यूशन जो हैं, ये सभी सॉल्यूशन जो हैं, जरूरी नहीं है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। बहुत सारे ऐसे सॉल्यूशंस होंगे जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए मैंने यहाँ से ये वाला वेव फंक्शन ले लिया,
c2 साई एक्स ले लिए जो कि इसका एक सोल्यूशन है, वन ऑफ द सोल्यूशन है। तो अगर मैं उसका इंटीग्रेशन करता हूँ माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी के बीच में, तो वो इक्वल टू 1 नहीं आएगा। सिर्फ एक ही ऐसा सोल्यूशन होगा इन सब में से, इन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस में से, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, और वही सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा वही रिप्रेजेंट करेगा एक्चुअल क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ अ गिवन पार्टिकल। बाकी तो सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन ही है इक्वेशन नंबर 1 के। बाकी के जो बचे हुए सॉल्यूशंस होंगे वो एक्चुअल क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर को डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे गिवन पार्टिकल के, सिर्फ एक ही करेगा। और मान लीजिए वो सॉल्यूशन है c3 साई एक्स। बाकी के जो सॉल्यूशन है वो सिर्फ मैथमेटिकल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 1 के। ये रिप्रेजेंट नहीं कर पाएंगे क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ अ गिवन पार्टिकल को। सिर्फ वही सॉल्यूशन जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ओनली दैट सॉल्यूशन विल रिप्रेजेंट क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ अ गिवन पार्टिकल। और यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन जो है वो पिक्चर में आएगा। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इक्वेशन नंबर 1 को, जो कि श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, उसको अगर थ्योरेटिकली सॉल्व करते हैं और इसका एक सोल्यूशन फाइंड करते हैं से साई एक्स, तो यहाँ पर आपका काम खत्म नहीं हो जाता। दिस इज नॉट द एंड ऑफ द स्टोरी। आप इसके सोल्यूशन को नॉर्मलाइज भी करना होगा। आपके इसके सोल्यूशन साई एक्स को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करना होगा, जैसे कि हमने यहाँ c3 से किया हुआ है, ताकि इक्वेशन नंबर स्टार जो है वो सेटिस्फाई हो सके। अगर ये फंक्शन जो है, ये सोल्यूशन जो है नॉर्मलाइज नहीं होगा, तो इस केस में जो आपका इंटीग्रेशन आएगा मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर करके, उस केस में ये नॉट इक्वल टू 1 होगा। तो इस केस में आपको साई एक्स को नॉर्मलाइज करना होगा। और वो नॉर्मलाइज कैसे करेंगे आप? इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करके, ताकि आपको एक नया फंक्शन मिल सके। मान लीजिए हम इस फंक्शन को एक कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ताकि इसकी वैल्यू जो है यहाँ पर पुट करके 1 आ जाए। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन जो हमारा न्यू वेव फंक्शन है n साई एक्स। अब ये इक्वेशन नंबर स्टार को सेटिस्फाई करेगा, मींस अब की बार इसका इंटीग्रेशन जो है वो 1 निकल के आएगा। तो यहाँ से अगर आप n की वैल्यू निकालें तो n स्क्वायर बाहर आ गया, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी साई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1 n। अगर आप n स्क्वायर की वैल्यू निकालें यहाँ से, तो वो आ जाएगी 1 अपॉन इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी मॉड ऑफ साई एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो स्टूडेंट्स, ये रिप्रेजेंट कर रहा है स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट, स्क्वायर ऑफ दैट कांस्टेंट जिसको आपको साई एक्स से मल्टीप्लाई करना ही होगा, ताकि वो स्टार इक्वेशन को सेटिस्फाई कर सके और वो हमारे गिवन पार्टिकल का एक्चुअल क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर जो है वो डिस्क्राइब कर सके। मींस इस केस में n साई एक्स जो है वो रिप्रेजेंट करेगा क्वांटम मैकेनिकल बिहेवियर ऑफ अ गिवन पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स, ये है आपका नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन। इसके बाद हम एक एग्जांपल लेके एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे और वहाँ पर एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करेंगे और वहाँ पर देखेंगे कि कैसे हम जो हमारा प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकलेगा उसको हम कैसे नॉर्मलाइज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम एक एग्जांपल कंसिडर करेंगे, पार्टिकल इन 1 डायमेंशनल बॉक्स। देखिए स्टूडेंट्स, पार्टिकल इन अ स्क्वायर वेल का एग्जांपल आपके सिलेबस में भी है, यूनिट 2 के अंदर भी है। उसमें एक पार्टिकल को हमने ट्रैप कर दिया है इन वॉल्स के बीच में। यहाँ पर इन्फिनाइट पोटेंशियल है, यहाँ पर इन्फिनाइट पोटेंशियल है। मींस पार्टिकल जो है ना तो इस वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, ना इस वॉल को पेनिट्रेट कर सकता है, वो यहीं बीच में ट्रैप होकर रह गया है। और इसकी लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक L। तो जब आप इस प्रकार की प्रॉब्लम की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, तो जो आपको सोल्यूशन मिलता है वो साई एक्स इक्वल टू साइन n पाई LX मिलता है। ये सोल्यूशन हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? इसके लिए आपको यूनिट 2 में जो प्रॉब्लम्स हैं वो देखनी पड़ेंगी, वहाँ पर पूरा सॉल्व करके बताया हुआ है। अभी आपको सिर्फ यहाँ पर सोल्यूशन याद रखना है, इसको सॉल्व नहीं करना। जब आप इस पार्टिकल की श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो आपको ये सोल्यूशन मिलता है। तो जब आप इस सोल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2, 3, 4, 5, कोई भी कांस्टेंट है C1, C2, C3, कोई भी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो आपको इस इक्वेशन 1 को सॉल्व करता हुआ दिखाई देगा। तो मीन्स इस इक्वेशन 1 के बहुत सारे सोल्यूशन होंगे। इन द सेंस, अगर आप इसके वन ऑफ द सोल्यूशन को किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो वो भी इक्वेशन नंबर 1 को सेटिस्फाई
करेगा। तो स्टूडेंट्स हमें वो सॉल्यूशन देखना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, इस वाली इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और इस पार्टिकल के एक्चुअल बिहेवियर को रिप्रेजेंट करे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, इस वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करना होगा। वो हम कैसे करेंगे, अगर हम इस वेव फंक्शन को किसी कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा n psi x, हमें न्यू वेव फंक्शन मिलेगा n psi x, दैट विल बी इक्वल टू n टाइम्स sin n pi lx। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमने इसको एक कांस्टेंट n से मल्टीप्लाई कर दिया है ताकि वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करें। तो अब हमें psi x की जगह n psi x पुट करना पड़ेगा यहाँ पे। तो करिए n psi x यहाँ पर पुट कर दिया और ऊपर स्क्वायर लगा दीजिए, dx अब की बार इक्वल टू 1 आएगा ये, और यहाँ से n स्क्वायर बाहर ले लीजिए। तो n स्क्वायर बाहर आ गया, अंदर रह गया माइनस इन्फिनिटी साई एक्स स्क्वायर dx इक्वल टू 1। यहाँ पर साई एक्स की वैल्यू पुट कर दो ये वाली, तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ कर रहा हूँ मैं बाकी स्टेप्स, n स्क्वायर इंटीग्रेशन इसकी वैल्यू पुट कर दो साई एक्स की यहाँ पर, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर n पाई बाई एल एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पर dx भी है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा 2/L, सॉरी 2/L नहीं, L/2 मिलेगा। जब आप इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करेंगे, आप करके देख सकते हैं, L/2 मिलेगा और यहाँ से आपको n की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी स्क्वायर रूट 2/L। तो स्टूडेंट्स अगर आप इस वेव फंक्शन को इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं n psi x इज इक्वल टू यहाँ पर 2/L लगाते हैं, तो ये जो है इसका फर्स्ट इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। और ये वाला वेव फंक्शन जो होगा, जो कि एक नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, क्योंकि हमने इसको एक नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट रूट 2/L से मल्टीप्लाई कर दिया है। अब ये वेव फंक्शन इस पार्टिकल का कंप्लीट क्वांटम मैकेनिकल डिस्क्रिप्शन हमें दे सकता है। तो स्टूडेंट्स ये होता है नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, कैसे हम नॉर्मलाइज करते हैं और क्यों हमें नॉर्मलाइज करने की जरूरत पड़ती है वेव फंक्शन को। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको आज का लेक्चर जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा। मिलेंगे किसी और इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स के साथ। टिल देन कीप डूइंग हार्ड वर्क एंड टेक केयर।